आज का हमारा सेशन रहने वाला है बुद्धि मापन के परीक्षण, यानी कि बुद्धि के मापन के जो परीक्षण होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि मैं मुख्य पॉइंट लाया हूँ ये आपके लिए, बुद्धि लब्धि के बारे में आज समझाएंगे हम, और उसके चार्ट के माध्यम से हम जो भी बुद्धि के परीक्षण हैं उन परीक्षणों पे हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि आज हमसे कोई भी बुद्धि का परीक्षण जो है छूटेगा नहीं। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंटों पर। मैं जितेंद्र सिंह JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं बुद्धि मापन के परीक्षण के साथ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड पर देख रहे हैं बुद्धि मापन के परीक्षण। तो यहाँ से मुख्य मुख्य पॉइंट निकल कर आते हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है जो विलियम वुंट ने 1979 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खुली? लिपजिंग जर्मनी में। और कौन से सन में खुली? 1879 में। किसने खोली? विलियम वुंट ने। तो यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछ लिए जाएंगे आपसे कहीं भी। और इसके अलावा आपका DLED हो, BEd हो, आपका कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। DLED में वेरी शॉर्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपका BEd और MEd में इसका जो है विस्तृत क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अब क्या है, अल्फ्रेड बिने ने अपने मित्र साइमन के साथ सबसे पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण 1905 में किया। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण पर निर्माण कब हुआ? 1905 में हुआ। और किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसका नाम बिने साइमन परीक्षण रखा गया। इस प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। और 1908 में बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1908 में हुआ। और किसने किया? बिने ने किया। और मानसिक आयु को लेकर जो है 1911 में बिने और साइमन ने मिलकर एक आयु वर्गों, मतलब विभिन्न आयु वर्गों के बालकों पर एक प्रश्नावली तैयार की। यानी कि जो अलग अलग आयु के बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई। 1 साल के बच्चे के लिए ये प्रश्नावली है, 2 साल के बच्चों के लिए ये प्रश्नावली है, 4 साल के बच्चों के लिए ये प्रश्नावली है। यानी कि सामान्य रूप से कोई बच्चा 8 साल का है तो उसे 8 साल की प्रश्नावली सोल्व करनी चाहिए। तो उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी प्रश्नावली तैयार की। ये कब की? 1911 में। और किसने की? बिने और साइमन ने। इसके अलावा मुख्य पॉइंट आता आपका 1912 में स्टन और कुहल ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बीच में संबंध स्थापित करके बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव दिया। यानी बुद्धि लब्धि के प्रयोग का सुझाव कब आया? 1912 में। किसने दिया? स्टन और कुहल ने। मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संबंध को बताने का प्रयास किया गया और उसे जो है बुद्धि लब्धि का नाम देने के लिए एक सुझाव आया। तो ये सब पॉइंट जो है आपके महत्वपूर्ण है। टेट, सुपर टेट और BEd से संबंधित कहीं भी आपसे 1 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, तो आपने बेहतर तरीके से समझिएगा। इसके बाद जब बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं तो ये मुख्य चीज है। 1915 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। किसने दिया बुद्धि लब्धि का सूत्र? टर्मन ने। और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो टर्मन ने दिया था वो क्या था आपका? बुद्धि लब्धि बराबर IQ, यानी इसको बोलते हैं बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। जो बच्चे की मानसिक आयु होगी, जो प्रश्नावली बनाई थी मानसिक आयु की विभिन्न 1 से लेकर जो 20, 25, 50, 100 वर्ष तक के बच्चों की मानसिक आयु जो तैयार की गई थी प्रश्नावली, तो उनके आधार पर मानसिक आयु प्राप्त कर लेते हैं। और वास्तविक आयु जब से बच्चा पैदा हुआ है, जब जिस समय हम टेस्ट ले रहे हैं तब तक की उसकी आयु जो होती है उसे वास्तविक आयु बोलते हैं। उसे गुणा 100 से कर देते हैं। उस आधार पर बुद्धि लब्धि निकल जाती है। और जो बुद्धि लब्धि आती है तो यहाँ पर इस चार्ट में देखते हैं कि 140 से अधिक है तो वो प्रतिभाशाली होगा, 120 से 139 तक है तो उत्कृष्ट होगा, 110 से 119 है तो वह श्रेष्ठ होगा, 90 से 109 है तो वह सामान्य बुद्धि का होगा, 80 से 79 तक है तो मंद बुद्धि होगा, और 70 से 79 तक है तो निर्मल बुद्धि होगा, 50 से 69 तक है तो मूर्ख होगा, और 25 से 49 तक तो मूढ़ होगा, और 25 से कम है तो जड़ बुद्धि होगा। एक उदाहरण के माध्यम से बुद्धि लब्धि समझते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, उस बालक की जो मतलब इस समय आयु है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु उसकी कितनी हुई? वास्तविक आयु जो हुई उसकी हुई 10 वर्ष। अब हमने उस 10 वर्ष के बालक को क्या किया कि हमने उसे 9 वर्ष की प्रश्नावली दी। प्रश्नावली कौन सी दी हमने? 9 वर्ष की। उसने वो प्रश्नावली कर दी। फिर उसके बाद हमने 10 वर्ष वाली प्रश्नावली दी, उसने वो भी कर दी। हमने उसे 11 वर्ष वाली प्रश्नावली दी, वो भी कर दी उसने। उसके बाद हमने 12 वर्ष वाली प्रश्नावली दी, वो नहीं कर पाया। तो उसकी जो उसकी मानसिक आयु हुई वो कितनी हुई? 11।
तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी आ गई उसकी 11, मानसिक आयु कितनी हो गई 11 वर्ष। अब हम बुद्धि लब्धि निकालने के लिए यानी IQ बराबर क्या हुआ 10 बटे, यानी जो मानसिक आयु कितनी है 11, 11 बटे 10 और इसे गुणा 100 करना है हमें, और 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा और 11 गुणा 10 बराबर कितना होगा 110, यानी कि इसकी मानसिक आयु कितनी, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी आई, IQ कितना हो गया 110। तो 110 वाला बच्चा हम इसमें सारणी में देखते हैं, 110 वाला बालक जो होगा वो होगा श्रेष्ठ, यानी वो बालक क्या हुआ श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि का हुआ। इस प्रकार से बुद्धि का परीक्षण बिने और साइमन के जो टेस्ट थे उनके माध्यम से और टर्मन के जो बुद्धि लब्धि का सूत्र उसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद जो भारत में जो मुख्य पॉइंट आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FC कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH राइस ने किया था, जिसका नाम हिंदुस्तानी बिने फार्मेंस पॉइंटर स्केल रखा गया। तो भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ 1922 में, कहाँ हुआ FC कॉलेज लाहौर में। किसने किया डॉक्टर CS राइस ने, और उसका नाम क्या था बिने फार्मेंस पॉइंट स्केल। तो ये जो है यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद आपके जो आते हैं बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकार, यानी कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित आपका जो भी मतलब कि मापन है उनकी मतलब किस तरीके से बुद्धि परीक्षण के मापन होते हैं। तो पहला होता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है एक समय में हम एक ही व्यक्ति का या एक ही बालक का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं इन परीक्षण के माध्यम से। और जो सामूहिक परीक्षण होते हैं इसमें हम किसी कक्षा का या बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे बालकों का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। और तो अब व्यक्तिगत परीक्षण में यानी जब हम इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि हम लिखित में मौखिक में उसको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके जवाब के आधार पर हम उसकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। यहाँ क्या होता है ये व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, इसमें हम शब्दों का या भाषा का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर हम संकेतों का, चित्रों का या किसी भूल भुलैया टाइप की चीज़ों का या मूर्तों का या एक्टिविटीज के माध्यम से जो है जहां मतलब शब्द और भाषा का प्रयोग नहीं होता उसके बिना हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका अशाब्दिक होगा। और यहाँ एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण होता है क्योंकि ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत परीक्षण एक बार में एक ही का होता है। अब इसमें क्या होता है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी जो है कई विनय साइमन ने कई सारे प्रयोग किए। विनय साइमन ने जो है सबसे पहला 1905 में इस पर प्रयोग किया। यहाँ पर उन्होंने 30 क्वेश्चन तैयार किए। उन क्वेश्चनों के आधार पर विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों पर प्रश्न तैयार थे कि 4 वर्ष का बच्चा है तो उसके लिए 5 क्वेश्चन बनाए गए थे, 5 वर्ष का है तो 6 क्वेश्चन बनाए। इस तरीके से उन्होंने 30 क्वेश्चन बनाए थे। उन 30 क्वेश्चनों को उन पर लागू कर उनके जो बच्चा जितने क्वेश्चन सोल्व कर पाता था उस हिसाब से उसकी बुद्धि का जो है आकलन कर लिया जाता। लेकिन इस सारणी में कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर 13-14 साल के बच्चों के लिए कोई व्याख्या नहीं थी, मतलब कि कुछ ईयर के बच्चों के लिए क्वेश्चन उपलब्ध नहीं थे, तो कुछ त्रुटियां थी, उसमें संशोधन हुआ। विनय साइमन ने ही संशोधन किया। वो 1911 में दोबारा से संशोधित अपनी उन्होंने फिर से एक सारणी तैयार की प्रश्नों की, उसमें 54 क्वेश्चनों को रखा गया। तो इसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, फिर से संशोधन करके स्टैनफोर्ड संशोधन विनय परीक्षण हुआ जो 1916 में हुआ। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे संशोधित होकर जो है ये शाब्दिक बुद्धि व्यक्तिगत परीक्षण जो इस समय जो है मान्यता में स्टैनफोर्ड संशोधन विनय परीक्षण आता है। अब अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि बिना भाषा के, बिना शब्दों के किसी अनपढ़ व्यक्ति के लिए पर किया जाते हैं प्रयोग, या जो जिसे हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही किसी को, या किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसकी बुद्धि हम टेस्ट करते हैं अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर एक अनपढ़ व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। तो उसके जो यहाँ पर था सबसे पहले भूल भुलैया, उसको कोई भूल भुलैया परीक्षण दे दिया जाएगा कि कोई उसके सामने पहेली रख दी, उसको भूल भुलैया टाइप होते थे कि आप इसमें से किस तरीके से बाहर आओगे इस तरीके से, या उसे कोई नक्शा बता दिया कि यहाँ से आपको कहाँ से बाहर आएंगे इस रास्ते से, तो भूल भुलैया परीक्षण होता था। भाटिया परीक्षण, अब भाटिया परीक्षण क्या था, आपका जो सबसे पहला जो भारत में परीक्षण हुआ था वो तो हुआ था लाहौर में,
जो हमने बता दिया आपको। लेकिन जो दूसरा सबसे पहला अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था वो था भाटिया परीक्षण। भाटिया परीक्षण क्या था? ये इलाहाबाद के चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने एक जो है इसमें एक बैटरी टाइप की एक टॉर्च बनाई कि एक पर्दा होता था, यहाँ एक बैटरी टाइप की एक होती थी, तो यहाँ से जब प्रकाश निकलता तो यहाँ पे विभिन्न चित्र आते थे। जो अनपढ़ लोग होते थे उन चित्रों के माध्यम उन चित्रों को देखकर बताते थे कि ये क्या है, ये क्या है। उस आधार पर जो है उन अनपढ़ लोगों का या जो बिना पढ़े लिखे या जो भाषा को नहीं समझ पाते थे तो उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता था। ये इलाहाबाद में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा ये परीक्षण बनाया गया था। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे सुपर टेट या टेट में कहीं भी, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। अब आपका आता है अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में बेचलर वैल्यू परीक्षण। बेचलर वैल्यू परीक्षण क्या होता है? ये बेचलर नाम है एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अमेरिका के, वैल्यू एक चिकित्सालय का नाम अमेरिका का। तो ये जो थे एक चिकित्सालय जो था यहाँ पर जो मानसिक रूप से मतलब कि कमजोर बच्चे होते थे, यानी कि पागल बच्चों का जो एक अस्पताल था, तो उन बच्चों पर इन्होंने परीक्षण किया और सामान्य बच्चों की बुद्धि में इन्होंने जो है एक तरीके से देखा कि क्या क्या अंतर आता है एक सामान्य बच्चे में और एक जो जिसकी बुद्धि अक्षिप्त है, यानी जो बच्चा पागल है या जो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो उसकी बुद्धि में और सामान्य बच्चे की बुद्धि में क्या अंतर होता है। उसी के आधार पर इन्होंने जो है एक अपना जो है एक पैमाना तैयार किया जिसको बोला गया बेचलर वैल्यूअल मापनी निर्माण। इन्होंने दो प्रकार के निर्माण किए, WAIS ये एडल्ट के लिए था यहाँ, यानी कि वैल्यूअल एडल्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, और इसके अलावा इन्होंने फिर दोबारा एक परीक्षण और बनाया WACS। यहाँ ये WCIS, सी का चेंज किया, सी का मतलब हुआ चिल्ड्रन, यानी यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिया गया ये परीक्षण। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस यहाँ पर ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो अशाब्दिक परीक्षण थे, यहाँ पर किसी भाषा का किसी संस्कृति का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसके बाद आपका आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हमें किसी बड़े समूह पर किसी कक्षा पर एक साथ कोई परीक्षण करना और उनकी बुद्धि चेक करनी हो तो हम इस तरीके के परीक्षण का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जो है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो था प्रयोग किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की भर्ती करनी थी तो उन्होंने दो प्रकार के टेस्ट बनाए। एक आर्मी अल्फा टेस्ट जो पढ़े लिखे लोगों पर होता था, जो पढ़े लिखे लोग थे जो भाषा का ज्ञान रखते थे तो उनकी बुद्धि चेक करने के लिए उनको टेस्ट दिया गया, उस आधार पर उन्हें आर्मी में सेलेक्ट किया गया। और अशाब्दिक होता था आपका आर्मी बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट ये होता था जो अनपढ़ लोग थे लेकिन उनकी बुद्धि चेक करके उन्हें जो है आर्मी में भर्ती किया गया। तो ये अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण था। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण ये हुआ कि जब बहुत सारे लोगों को हमें मतलब आर्मी में भर्ती करना था तो जो लिखे पढ़े लोग थे उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट बना दिया हमने, और जो हमें मतलब कम पढ़े लिखे थे और उन्हें हमें मजबूरी में प्रथम विश्व युद्ध में जब अमेरिका को सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी तो अनपढ़ लोगों को भी आर्मी में भर्ती किया। तो वहां पर जो होता है अशाब्दिक, जहां कोई शब्द का किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी उन्हें संकेतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा उनसे जो है उनकी बुद्धि का टेस्ट करके उन्हें जो है आर्मी में भर्ती कर लिया गया। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो है एक आपसे पूछ लिया जाता है कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण होता है। कैटल का जो है कैटले भी आता है, इंग्लिश में कैटल भी आता है लिखा हुआ, तो कैटले का होता है संस्कृति मुक्त परीक्षण। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है अमेरिका में तैयार किया था कैटल ने ये। इसमें जो है कोई भाषा किसी संस्कृति का कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने जो है ये अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ही आता है। इस परीक्षण के माध्यम से जो है हम बच्चे की या बालक की या किसी व्यक्ति की बुद्धि माप सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका में भी ये लागू कर सकते हैं, उनसे हम इंडिया में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि ना ही इसमें कोई भाषा है ना ही इसमें कोई संस्कृति का कोई प्रभाव है, क्योंकि ये संकेतों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से तैयार किया गया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया था? ये दिया था आपके कैटले ने। इसे कैटल बोलते हैं, कैटले बोलते हैं। एक होता है आपका शिकागो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, ये भी अशाब्दिक है। और उसके बाद आपका है एक आता है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये भी आपका अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण में आता है। तो ये मैंने बुद्धि परीक्षण को आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रयास सफल
लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और बुद्धि मापन से जो भी संबंधित आपके क्वेश्चन थे वो क्वेश्चनों को यहाँ से आप सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका डीएलएड या आपका टेट सुपर टेट में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। और उसके अलावा आपका बीएड या एमएड में तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।